चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 3। लास्ट क्लास में कंसंट्रेशन की बात हो गई थी। कंसंट्रेशन पे या तो न्यूमेरिकल सीधा सीधा आएगा फॉर्मूला बेस, या दूसरा एक क्वेश्चन बनता है कि अगर हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं, टेम्परेचर चेंज करते हैं, तो कंसंट्रेशन पे क्या फर्क पड़ेगा। कौन कौन से ऐसे कंसंट्रेशन टर्म्स हैं जो चेंज होंगे और कौन से ऐसे कंसंट्रेशन टर्म्स हैं जो टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट रहेंगे, मतलब उनकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो इसके लिए एक मोटी मोटी बात याद रखनी है कि इन जनरली ऐसा होता है कि जब टेम्परेचर बढ़ाते हो तो वॉल्यूम इंक्रीज करता है। टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो क्या इंक्रीज करेगा, वॉल्यूम इंक्रीज करेगा। और अगर वॉल्यूम इंक्रीज करता है तो मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी ये सब डिक्रीज करेंगे, क्योंकि इनके फॉर्मूला में वॉल्यूम जो है वो क्या है, 1/, में आता है ना। तो जितने भी ऐसे फॉर्मूलाज हैं, जितने भी ऐसे कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हैं जिसमें वॉल्यूम आता है, वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करेंगे, और जिनमें वॉल्यूम नहीं आता है वो टेम्परेचर से क्या होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे, है ना। तो ये छोटा सा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में बनता है, बोर्ड में भी बन जाता है कई बार। टेम्परेचर डिपेंडेंट कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। तो इसमें कौन कौन से आ जाएंगे, मोलैरिटी के फॉर्मूला में वॉल्यूम आता था, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो कॉन्सेंट्रेशन कम होगी, क्योंकि मोलैरिटी का फॉर्मूला था मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, है ना। तो वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो कॉन्सेंट्रेशन कम होगी। दूसरा क्या था, फॉर्मेलिटी में भी वॉल्यूम आता है, नॉर्मेलिटी में भी आता है, मोलैलिटी में आता है क्या, मोलैलिटी, मोलैलिटी में वॉल्यूम आता है, मोलैलिटी के फॉर्मूला में नहीं आता है, तो मोलैलिटी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगी। उसके बाद मोल फ्रैक्शन में, मोल फ्रैक्शन में ऊपर भी मोल फ्रैक्शन है, मोल्स है, नीचे भी मोल्स है। तो मोल्स तो गिवन मास बाई मोलर मास होते हैं, मासेस होते हैं, वॉल्यूम का कोई लेना देना नहीं है, तो मोल फ्रैक्शन भी नहीं होगा। W बाई डब्ल्यू परसेंटेज बताया था आपको, वेट बाई वेट परसेंटेज। तो वेट बाई वेट परसेंटेज में भी क्या था, वेट बाई वेट परसेंटेज का क्या फॉर्मूला था, ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई ग्राम्स ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाई 100। तो ऊपर भी ग्राम्स है, मास है, नीचे भी ग्राम्स है, वॉल्यूम नहीं आ रहा है, तो W बाई डब्ल्यू भी नहीं होगा, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट हो जाएगा। W बाई V हो जाएगा, V बाई V परसेंटेज होगा। टेम्परेचर पे डिपेंडेंट कौन कौन से हो जाएंगे, जिसमें भी वॉल्यूम आएगा, W बाई V परसेंटेज, V बाई V परसेंटेज, ये आ जाएंगे। और कोई रहता है, ग्राम पर लीटर कॉन्सेंट्रेशन जो बोला था हमने, इसमें भी वॉल्यूम आता है। तो वॉल्यूम जिसमें आएगा वो टेम्परेचर पे डिपेंडेंट होंगे, और जिसमें वॉल्यूम नहीं आएगा वो टेम्परेचर से क्या होंगे, इंडिपेंडेंट। वैसे इंडिपेंडेंट में मेजर वे में हम लोग याद रखते हैं, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट में मेजर कौन सी याद रखेंगे, सबसे पहला नाम आता है मोलैलिटी, और दूसरा कौन सा याद रखेंगे, मोल फ्रैक्शन। दूसरा कंसंट्रेशन टर्म्स है आपका मोल फ्रैक्शन। ग्राम पर लीटर में बोलते हैं कि 1 लीटर में कितने ग्राम्स हैं, और W बाई V में बोलते हैं 100 ml में कितने ग्राम्स हैं। डिफरेंस है, सेम का हो,
W/V परसेंटेज का मतलब है 100 ml सॉल्यूशन में कितना ग्राम सॉल्यूट का है, और ग्राम पर लीटर का मतलब होता है 1000 ml सॉल्यूशन में कितना ग्राम सॉल्यूट का। बात समझ में आई? 10 का डिफरेंस है ना, 1 लीटर मतलब 1000 ml हो गया। W/W नहीं लिखा हमने, इंडिपेंडेंट में W/W परसेंटेज। ऑनलाइन बच्चों क्लियर है? हाँ, वॉल्यूम में चेंज आने पे मास और डेंसिटी चेंज नहीं होगी, क्योंकि डेंसिटी चेंज नहीं होगी। सुनो सुनो सुनो, उससे रिलेट ही मत, बता रहे हैं उससे क्यों नहीं रिलेट करो, उससे रिलेट ही नहीं करो, उससे रिलेट करोगे तो गड़बड़ हो। अब देखो, लास्ट क्लास में हमने बोला था अब हम लोग चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं, प्राइम चैप्टर अपना अब स्टार्ट हो रहा है। ये तो एक तरीके से मोल कॉन्सेप्ट में कंसंट्रेशन टर्म्स हम पहले पढ़ चुके थे। अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वेपर प्रेशर से। एनसीईआरटी में शुरू में हेनरी लॉ ये सब दे रखे हैं, हेनरी लॉ बाद में कराएंगे, पहले मेन अपना चैप्टर के जो बड़े बड़े टॉपिक हैं पहले वो करेंगे, फिर हम लोग करेंगे हेनरी लॉ। ठीक है, वेपर प्रेशर की बात करते हैं। वेपर प्रेशर का क्या मतलब है, कोई जानता है क्या होता है वेपर प्रेशर? कोई बताएगा? ट्राई करो, क्या है वेपर प्रेशर? बोलो बोलो, कभी सुना नहीं है? प्रेशर नहीं सुना? सुना ही नहीं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो सुना होगा पक्का। वेपर प्रेशर जैसा आपको नाम से पता चला, वेपर का ही प्रेशर होगा, जो वेपर बनेगी उसका ही प्रेशर होगा। जैसे मान लो कोई, अभी नोट नहीं करना, देखो ध्यान से, मान लीजिए कोई कंटेनर है ना, इसमें लिक्विड कोई भरा हुआ, कोई लिक्विड ए भरा हुआ है, ए के मॉलिक्यूल्स हैं इसमें। अब इस लिक्विड को अगर ध्यान से देखो तो इस लिक्विड में अगर जो सरफेस के मॉलिक्यूल हैं, ऊपर के जो मॉलिक्यूल हैं, अगर इनको देखोगे तो थोड़ा और ऊपर सरफेस को कर दें, मान लो ये सरफेस के मॉलिक्यूल हैं, सरफेस के जो मॉलिक्यूल होंगे उनके ऊपर अट्रैक्शन फोर्स नीचे की तरफ लगेगा, नीचे के मॉलिक्यूल्स इधर वाले लगाएंगे, ठीक। और जो इधर बीच में बल्क में होंगे मॉलिक्यूल, उनके ऊपर ऊपर वालों से भी लगेगा अट्रैक्शन फोर्स, इधर से भी लगेगा, इधर से भी लगेगा, है ना, चारों तरफ से लगेगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो मॉलिक्यूल सरफेस पे है, इसका मतलब इसकी एनर्जी ज्यादा है, इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या है, हायर है इन कंपैरिजन टू जो बीच में है, इसकी काइनेटिक एनर्जी लोअर है ना। जैसे मान लो 50 लोगों को बोल दिया जाए और बोला जाए आपको झगड़ा करना है ना, हाथ नहीं लगाना है, मुंह से झगड़ा करना है, तो जो बहुत तेज एकदम तगड़ी वाली डिबेट कर लेगा या तगड़ी वाली जबान चला लेगा, भाई क्या होगा, वो जीत जाएगा, वो निकल के अलग हो जाएगा फाइट वाइट करके, है ना। तो यहाँ पे झगड़ा कैसे करना है, सारे मॉलिक्यूल्स आपस में टकरा रहे हैं, टकराते टकराते जिसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो जाएगी वो यहाँ से झगड़ा करते हुए ऊपर पहुंच जाएगा सरफेस पे। और सरफेस पे जब मॉलिक्यूल पहुंचते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है, एक फिनोमेनन होता है, अगर
खुला कंटेनर में लिक्विड रखा हुआ है तो आप लोगों ने एक फिनोमिनन पढ़ा होगा, इवेपोरेशन। पढ़ा है 9th क्लास में। थोड़े टाइम बाद अगर लिक्विड को आप मेजर करोगे तो धीरे धीरे क्या होगा, वेट कम होने लगेगा, है ना। आफ्टर सम टाइम क्या होगा, लिक्विड का वेट क्या होगा, डिक्रीज करेगा। और उसका रीजन क्या देखने को मिल रहा है अपने को, लिक्विड जो है वो वेपर बन बन के, गैस बन बन के उड़ता जा रहा है, कंटेनर ओपन है ना, वेपर ऊपर चलती जा रही है। तो अगर कंटेनर खुला है तो वेपर वहां पे रुक नहीं रही है, धीरे धीरे एटमॉस्फेयर में जा रही है, तो कोई ऐसा कुछ खास ऐसा प्रेशर क्रिएट नहीं करेगी। लेकिन अगर इसी कंटेनर को आप बंद कर दो, क्लोज कर दो, यही अपना कंटेनर है, इस कंटेनर को हमने कर दिया क्लोज, कंटेनर को ऊपर से क्या कर दें, क्लोज कर, ठीक। तो इसकी एनर्जी बढ़ेगी तो ऊपर जाएगा, सरफेस पे ऊपर जाना शुरू होंगे, वेपर बनेगी। तो ऊपर कंटेनर क्योंकि बंद है तो वेपर बनेगी, वेपर इकट्ठा होगी, धीरे धीरे ये लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होगा। और थोड़े टाइम बाद आप देखोगे कि वेपर भी जो है वो किस में कन्वर्ट होने लगेगी, लिक्विड में कन्वर्ट होने। कंटेनर बंद है तो वेपर भी जो होगी कुछ टाइम बाद किस में कन्वर्ट होने लगेगी, लिक्विड में। यानी कि यहाँ पे जो प्रोसेस चलेगा वो ये चलेगा, लिक्विड से क्या बनेगा, वेपर बनेगी। और थोड़े टाइम बाद एक ऐसा टाइम आएगा कि दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम का मतलब समझते हैं ना, इक्विलिब्रियम का क्या मतलब होता था, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। इसका मतलब जिस रेट से वेपराइजेशन हो रहा है उसी रेट से क्या होगा, वेपर से लिक्विड को क्या बोलते हो, वेपर से लिक्विड को कंडेंसेशन। तो रेट ऑफ कंडेंसेशन और रेट ऑफ इवेपोरेशन या वेपराइजेशन क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। इस कंडीशन को क्या बोलोगे, इक्विलिब्रियम। और इसी इक्विलिब्रियम की सिचुएशन पे जो ये वेपर ऊपर इकट्ठा है वो जितना प्रेशर इस सरफेस पे क्रिएट करेगी उस प्रेशर को कहते हैं वेपर प्रेशर। इसका मतलब इन अ क्लोज कंटेनर आप कह सकते हो, इन अ क्लोज कंटेनर व्हेन इक्विलिब्रियम इन बिटवीन वेपर एंड लिक्विड, वेपर जितना भी प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है लिक्विड के सरफेस पे उसको क्या बोलोगे, वेपर प्रेशर ऑफ दैट लिक्विड। क्लियर है बात, समझ में आई। कंटेनर कैसा होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए। कंटेनर क्लोज है, वेपर जो बन रही है, लिक्विड और वेपर में इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हुआ, वो जो वेपर है वो लिक्विड के सरफेस पे जितना प्रेशर क्रिएट करेगी उसी को क्या बोलोगे, वेपर प्रेशर। सबको क्लियर है। तो डेफिनेशन लिखेंगे, फिर डायग्राम बना लीजिए, ये वाला बनाइए, पिछला वाला छोड़ भी सकते हैं या बना लो, छोटू सा है। ये सब तो पढ़ा ही होगा ना आपने, सरफेस एनर्जी 11th में कहीं तो है, उसमें है ना सरफेस टेंशन वाले में, फ्लूइड में। यहीं से शुरू करते हैं शायद, टीचर्स इसी इलिस्ट्रेशन से शुरू करते हैं। मतलब हमने जब पढ़ा था तो सर इसी से शुरू करते थे, हमारे एक कंटेनर बनाते थे, फिर मॉलिक्यूल दिखाया जाता था और सरफेस एनर्जी बताई जाती थी, फिर धीरे धीरे बताया जाता था F/L इज इक्वल टू सरफेस टेंशन। कोलाइड कोलाइड कर करके टेम्परेचर है, कोलाइड कर करके ऊपर बढ़ गया, इस पे फोर्सेस कम है, नीचे वालों पे अट्रैक्शन फोर्सेस ज्यादा है।
इस पे अट्रैक्शन फोर्सेस कम है तो एनर्जी बढ़ गई। ऑनलाइन बच्चों को बात समझ आ रही है? yes, ये बन गया डायग्राम। अगला बनाओ, ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला बनाओ। क्लोज कंटेनर, rate of vaporization is equal to rate of evaporation, equilibrium, बन गया। डेफिनेशन लिखें फिर। बन गया डायग्राम। डेफिनेशन लिख लो वेपर प्रेशर की। इन अ क्लोज कंटेनर, एक क्लोज कंटेनर में प्रेशर exerted by vapor on the surface of liquid at equilibrium। ये इक्विलिब्रियम किसके किसके बीच का है? लिक्विड एंड वेपर के बीच के इक्विलिब्रियम की बात। गर्मी के दिन जब होते हैं तो इवेपोरेशन या वेपराइजेशन क्या होता है? ज्यादा होता है। यानी कि वेपराइजेशन या इवेपोरेशन जो होता है ये टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी है ना। तो टेम्परेचर अगर बढ़ाते हो तो ये बढ़ता है। नोट हो गई डेफिनेशन? हो गई। तो अगर हम लोग बात करें वेपर प्रेशर और टेम्परेचर की तो ये कुछ इस तरीके से रिलेटेड। वेपर प्रेशर और टेम्परेचर लीनियरली तो नहीं है, तो टेम्परेचर डिपेंडेंट है। वेपर प्रेशर डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। दूसरा है इंडिपेंडेंट।
ऑन कंटेनर शेप एंड साइज। कंटेनर का शेप और साइज इतना ज्यादा मैटर नहीं करता है वेपर प्रेशर के लिए। शेप साइज के ऊपर डिपेंड नहीं करे। मतलब लिक्विड का वेपर प्रेशर वही रहेगा। अगर आप शेप चेंज कर रहे हो, लिक्विड को बाल्टी में रख दिया या किसी बड़े थाली में रख दिया, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, वेपर प्रेशर वही आएगा। क्योंकि प्रेशर आप लेते हो फोर्स बाई एरिया, है ना। प्रेशर क्या लेते हैं? फोर्स बाई एरिया लेते हैं, सरफेस एरिया के हिसाब से लगाते हैं। तो वेपर उसके हिसाब से बनेगी तो एरिया भी उसी के हिसाब से बढ़ेगा। तो अगर हम लोग करेंगे एफ बाई ए तो वो सेम। तीसरी चीज है, ये डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ लिक्विड। लिक्विड के नेचर पे डिपेंड करता है। अगर मान लो टेम्परेचर सेम रख रहे हो और अलग अलग लिक्विड लेते हो तो वेपर प्रेशर देखते हो अलग अलग आता है ना। जैसे मान लो हम लोग ले लें C2H5OH ले लिया, है ना, पानी ले लिया, और ले लेते हैं, पहले इन दोनों को कंपेयर करें, C2H5OH ले लो और वाटर। C2H5OH जो होता है, अच्छा वेपर प्रेशर में एक चीज और समझ लो, नेचर समझने जा रहे हैं तो ये मॉलिक्यूल है ना। अब जैसे मान लो कि ये कोई सब्सटेंस है ए और ये कोई सब्सटेंस है बी। मान लीजिए कि ए के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज्यादा है। आपस में अट्रैक्शन फोर्स क्या है? बहुत ज्यादा है इन कंपैरिजन टू बी। बी लिक्विड के मॉलिक्यूल्स में अट्रैक्शन फोर्स कम है। तो वेपर वेपर वही बनता है जो जिसकी एनर्जी बढ़ जाए और धीरे धीरे क्या हो, बाहर निकल जाए। तो अट्रैक्शन फोर्स जिसमें ज्यादा होगा वो जल्दी से वेपर नहीं बनेगा, यानी कि उसकी वेपर जल्दी से नहीं बनेगी। और जिसमें अट्रैक्शन फोर्स लो होगा, मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा नहीं है, वो जल्दी से किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। इसका मतलब वेपर प्रेशर जो आपका है वो लिक्विड के नेचर के ऊपर डिपेंड कर रहा है, और स्पेशली किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? उनके बीच में कैसा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर ज्यादा है तो वेपर क्या होगी? कम बनेगी, तो वेपर प्रेशर क्या होगा? कम होगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर कम है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो जल्दी से वेपर बन जाएगी, तो वेपर प्रेशर क्या होगा? ज्यादा होगा। यानी कि वेपर प्रेशर किसके ऊपर भी डिपेंड कर रहा है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर। ठीक है। किसी कंटेनर में पानी रखिए और किसी कंटेनर में इथेनॉल रख दीजिए, C2H5OH रख दीजिए। C2H5OH जल्दी से उड़ जाता है। C2H5OH क्या होता है? जल्दी से वेपराइज हो जाता है ना। वेपर प्रेशर तेज ज्यादा है उसका। क्यों? वेपर क्यों जल्दी से बन रही है? C2H5OH के मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स वाटर मॉलिक्यूल के अट्रैक्शन फोर्स के कंपैरिजन में कम है। रीजन क्या है? देखिए इस पॉइंट को, मतलब को समझते हैं। C2H5OH में ऑक्सीजन है जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है। एक C2H5OH दूसरे C2H5OH के साथ क्या बना सकता है? हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। लेकिन अगर वाटर मॉलिक्यूल की बात करो तो एक वाटर मॉलिक्यूल 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। कितने H बॉन्ड बनाता है? 4, यानी कि 4 तरफ से जोड़ सकता है।
तो कोई एक तरफ से जोड़ रहा है एक मॉलिक्यूल को और कोई चार तरफ से जोड़ दे रहा है, तो यहाँ पे अट्रैक्शन फोर्स क्या हो जाएगा, वाटर में ज्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे हम बोलेंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, हाई है। और इसके कंपैरिजन में C2H5OH में भी H बॉन्डिंग हो रही है लेकिन कम हो रही है, यहाँ चार तरफ से जुड़ रहे हैं, तो यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, लो होगा। जहां फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है वहां पे वेपर क्या होगी, जल्दी जल्दी बनेगी, वेपर प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा। यहाँ पे वेपर प्रेशर क्या होगा, कम होगा। हाँ, कंटेनर क्लोज कर दो, कंटेनर को क्लोज कर दो। खुले कंटेनर में, खुले कंटेनर में कहाँ दिखेगा, ऐसे खुला छोड़ देंगे तो नहीं दिखेगा। पिछली स्लाइड नोट हो गई थी कि रह गया था? हाँ हाँ, होता है ना, उसमें आइसोप्रोपाइल अल्कोहल होता है। दिखते नहीं है वो, देखने के लिए थोड़ा सा माइक्रोस्कोपिक व्यू रखना पड़ेगा। केमिस्ट्री में यही तो, एग्जैक्ट केमिस्ट्री का प्रॉब्लम यही है कि बहुत सारी चीजें वैसी हैं, या तो अपने पास वैसे माइक्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट हो जो देखें अपन, आधे फिनोमिनन तो ऐसे ही पढ़ते रहते हैं जो बस हल्का फुल्का फील करते हैं उसको। फिजिक्स में बहुत सारी चीजें आप देख सकते। बायो वगैरह में भी कुछ कुछ हद तक चीजें देख लेते हैं थोड़ा, पर ऐसा नहीं है कि आप बहुत सारी सिचुएशंस आप केवल पढ़ते ही हो बुक में, है ना। डिजीज, किसी की मैकेनिज्म, किसी की लाइफ हिस्ट्री, किसी को काट पीट के देखना, तो अब सारे को थोड़ी काट पीट के देखेंगे, डायसेक्शन तो एक दो का ही कराया जाता है ना। तो किस पे चलता है सब, लेट अस एज्यूम, और मैथ्स तो पूरी इसी पे चलती है ना। ये एज्यूम कर लो, वो एज्यूम कर लो, है हाँ, तो होता है, रॉन्ग प्रूफ कर दो, राइट प्रूफ कर दो, होता होगा, अब आप ही जानो। आधा तो पढ़ी लिया आपने, 11 तो पढ़ी ली, हो गया। तो इसका मतलब ये है कि मॉलिक्यूल के अंदर अट्रैक्टिव फोर्स कैसा है उसके ऊपर डिपेंड करेगा वेपर प्रेशर। अट्रैक्शन फोर्स कम करोगे तो कोई भी एग्जांपल इस तरीके का दिया जा सकता है जो आपको पता हो कि किसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा होता है। जिसमें स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उसका वेपर प्रेशर ऑब्वियसली कम होगा, और जिसमें वीक होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। नोट कर लिया सबने? जैसे मान लो एक एग्जांपल ले लो आप, C2H5OH, एक कंपाउंड ले लो CH2OH सिंगल बॉन्ड CH2OH, और तीसरा कंपाउंड है CH2OH CHOH CH2OH। इसको तो हम लोग बोलते हैं इथेनॉल, है ना, इथाइल अल्कोहल या इथेनॉल। इसको बोलते हैं इथाइलिन ग्लाइकॉल, और ये तीसरा वाला कंपाउंड है इसको ग्लिसरॉल बोलते हैं, जो ग्लिसरीन हम लोग यूज करते हैं ना, ग्लिसरॉल। अगर ध्यान से देखो
तो इसके एक मॉलिक्यूल में एक OH है, इसके एक मॉलिक्यूल में 2 OH है, और इसके एक मॉलिक्यूल में कितने OH हैं ग्लिसरॉल के? 3 OH हैं। जितने ज्यादा OH होते हैं उतना ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड बनने की टेंडेंसी होगी। जितना ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा उतना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो वेपर प्रेशर क्या होगा? कम होगा, यानी उसकी वेपर जल्दी से नहीं बनेगी, वेपर प्रेशर कम होगा, वेपराइज जल्दी नहीं होगा। तो H बॉन्ड फॉर्मेशन की अगर बात करें तो C2H5OH में सबसे कम, फिर ग्लाइकॉल में उससे ज्यादा, फिर उसके बाद ग्लिसरॉल में सबसे ज्यादा। तो जहां पे H बॉन्डिंग सबसे ज्यादा वहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ज्यादा। FOA का मतलब होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, शॉर्ट में लिखा है मैंने। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो वेपर प्रेशर क्या होगा? अगर वेपर प्रेशर का ऑर्डर लिखोगे तो क्या बन जाएगा? रिवर्स बनेगा ना। क्लियर है बात सबको? वेपर प्रेशर का ऑर्डर क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा जस्ट। ग्लिसरीन कितना थिक होता है देखा है आप लोगों ने? ग्लिसरीन कौन ऐसा है जिसने अभी तक ग्लिसरीन देखा नहीं है? होंगे कुछ, ऐसी बात नहीं है। लैब में नहीं देखा होगा कभी, फेस वगैरह पे लगाया नहीं होगा, सर्दियों वर्दियों में तो नहीं पता होता। हमें भी नहीं पता था बचपन में। हाँ नहीं पता था, बाद में देखा, अरे यही है, ये तो घर में आता है, यही है। वेपर प्रेशर का ऑर्डर ये हो गया। दस मिनट का टॉपिक हमने कवर किया है बस। चलो हो गया, नोट हो गया। अब आगे बात करते हैं वेपर प्रेशर। कंटेनर को क्लोज कर दिया, यहाँ पे A के मॉलिक्यूल्स हैं, A कोई सब्सटेंस है, तो वेपर किसकी बनेगी? A की बनेगी ना। अगर केवल इसमें लिक्विड A ही है तो वेपर भी A की बनेगी, है ना। तो यानी कि ये प्योर सब्सटेंस है A, कोई प्योर सब्सटेंस है A, इसकी वेपर बन रही है, इक्विलिब्रियम बनेगा तो वेपर प्रेशर होगा। वेपर प्रेशर ऑफ A को हम लोग लिखते हैं PA0। अगर किसी सब्सटेंस में कोई चीज मिलाई नहीं गई है तो उसके वेपर प्रेशर को हम क्या लगा के लिखेंगे, डिनोट कैसे करेंगे? PA0। ए का वेपर प्रेशर है तो उसको क्या लिखेंगे हम लोग? PA0। ऊपर, नॉट ऊपर लगेंगे। अगर मान लो दूसरा कंटेनर है उसमें B है तो उसमें प्रेशर क्या हो जाएगा? PB0 बोल सकते हैं, क्यों बच्चों? अगर इसमें B है तो इसका वेपर प्रेशर क्या बोल सकते हो? वेपर प्रेशर ऑफ B
PB नॉट, या वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए लिखिए, प्योर वर्ड जरूर लिखिए। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए इज इक्वल टू PA नॉट, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बी इज इक्वल टू PB। अब अगर हम लोग दोनों को मिक्स कर दें, मान लो सॉल्यूशन बना दें, एक लिक्विड ये है, एक लिक्विड ये है, ये लिक्विड ए था, ये लिक्विड आपका क्या है, बी। अच्छा, दोनों में वेपर प्रेशर है, कोई भी सब्सटेंस जो वेपर नहीं बनाएगा उसको बोलते हैं नॉन वोलेटाइल, जो जिसकी वेपर बनेगी उसको क्या बोलेंगे, वोलेटाइल। तो यहाँ पे हमने लिक्विड ए लिया है, ये भी वोलेटाइल है, वेपर बन रही है, और लिक्विड बी लिया है, ये भी क्या है, वोलेटाइल। दोनों को अगर मिक्स कर दोगे, दोनों को अगर मिक्स कर दोगे तो अब जो कंटेनर होगा उसमें दोनों की वेपर बनेगी। ए भी होगा इसमें, बी भी होगा, तो दोनों की वेपर बनेगी, ठीक। तो यहाँ पे जो प्रेशर है, अब जो प्रेशर बन रहा है वो PA बन रहा है और बन रहा है PB। अब A की वजह से दोनों को जब मिक्स किया तो A की वजह से जो वेपर प्रेशर क्रिएट हो रहा था वो था PA, और B की वजह से जो वेपर प्रेशर क्रिएट हो रहा था सॉल्यूशन में वो क्या है, PB। और टोटल कर दिया तो इसको क्या लिख दिया हमने, टोटल वेपर प्रेशर, PT। टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ए और ए अगर प्योर था तो उसका टोटल वेपर प्रेशर PA नॉट था, बी अगर प्योर था तो उसका टोटल वेपर प्रेशर क्या था, PB नॉट। दोनों को मिक्स कर दिया तो नया वेपर प्रेशर आ गया PT, जो निकाला गया ए की वजह से वेपर प्रेशर PA और बी की वजह से वेपर प्रेशर PB से। ठीक है, यहां तक बात हो गई, नोट कर लिया सबने ऑनलाइन। टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कह देंगे, दोनों का सॉल्यूशन बना दिया, दो लिक्विड मिला के सॉल्यूशन। बोर्ड नहीं दिख रहा है, कितना नहीं दिख रहा, थोड़ा सा प्रेशर बिल्कुल भी दिख नहीं रहा। हाँ, प्रेशर वो मैंने थोड़ा लिख भी दिया, कॉर्नर में लिख दिया। हो गया, यस मैम। अब देखो, एक्सपेरिमेंट से ऐसा देखा गया कि ए जो प्रेशर क्रिएट कर रहा है इन द सॉल्यूशन, जब दोनों का सॉल्यूशन बना देते हैं तो ए जो प्रेशर क्रिएट कर रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। ए जो प्रेशर क्रिएट कर रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए के। ये इसको जीटा ए या काई ए बोलते हैं, जीटा ए बोल सकते हैं। ये है
मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में ए और बी दोनों है तो दोनों का मोल फ्रैक्शन होगा, है ना, जीटा ए जीटा बी कह सकते हैं। तो ए जो प्रेशर क्रिएट कर रहा है वो प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल उसके मोल फ्रैक्शन के है। इसी तरीके से बी जो प्रेशर क्रिएट करेगा, बी की वजह से जो प्रेशर क्रिएट होगा वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, जीटा बी के। ये है मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन द सॉल्यूशन। मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन द सॉल्यूशन। ये जो दोनों लाइन है इसको हम कहते हैं, एक साइंटिस्ट है राउल्ट्स, इसको हम बोलते हैं राउल्ट्स। इसको क्या बोलते हैं, राउल्ट्स। क्या है राउल्ट्स लॉ, वेपर प्रेशर created by any component in the solution is directly proportional to mole fraction of is directly proportional to mole fraction of that component in the solution. कोई लिक्विड कितना वेपर प्रेशर क्रिएट करेगा सॉल्यूशन में वो उसके मोल फ्रैक्शन के ऊपर डिपेंड करेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मोल फ्रैक्शन वो भी किसमें, सॉल्यूशन में उसका मोल फ्रैक्शन कितना है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, राउल्ट्स लॉ। यहां तक बात हो गई। ये छोटा छोटा भी लिख सकते हैं, मैंने थोड़ा स्टाइल में पढ़ा, सबने बड़ा ही बड़ा लिख दिया। नोट हो गया। अब आगे चलते हैं इस पर। पीए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या था, जीटा ए था ना। जब इसको हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है के जीटा ए, और इस के की जब वैल्यू निकाली गई तो के की वैल्यू आई पी ए नॉट, यानी के क्या आ गया आपका, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए। अगर बी के साथ मिक्स नहीं करते तो जितना वो वेपर प्रेशर ओरिजिनली क्रिएट कर रहा था, के की वैल्यू क्या आई, पी ए नॉट। तो इसका मतलब पी ए की जगह क्या लिख सकते हो, पी ए नॉट जीटा ए। पी ए नॉट प्योर का है, अगर सॉल्यूशन नहीं बनाए थे तो पहले पी ए नॉट था ए का, है ना। जब सॉल्यूशन में डाल दिया तो वो नया प्रेशर क्रिएट कर रहा है पी ए, तो ये जो कांस्टेंट लगाया है उसकी वैल्यू इसके इक्वल है। इसी तरीके से पीबी के लिए भी कर सकते हो। पीबी जब निकालते हैं तो यहाँ पे आता है आपका पीबी इज इक्वल टू पीबी नॉट काई बी। पीए ये आता है और पीबी क्या आता है। तो इस तरीके से अगर टोटल निकालोगे
तो पी ए प्लस पी बी था ना, तो क्या आ जाएगा, पी ए नॉट जीटा ए प्लस पी बी नॉट जीटा बी। कोई समस्या हो तो बोलिए। पी ए निकाला, फिर क्या निकाला, पी बी, फिर दोनों को क्या कर दिया, एडअप। ये पी टोटल क्या आ गया, टोटल सॉल्यूशन की वजह से कितना वेपर प्रेशर क्रिएट हो। दो लिक्विड है, दोनों का वेपर प्रेशर, टोटल वेपर प्रेशर पीटी का क्या फॉर्मूला निकल गया, पी ए नॉट इंटू एक्स से जीटा ए प्लस पी बी नॉट इंटू जीटा बी। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए और प्योर का पी ए का प्रेशर और प्योर पी बी का प्रेशर और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी अगर पता है तो आप वैल्यू क्या होगा निकालें, आराम से निकालें। कोई समस्या हो तो बोलिए। बेसिकली राउल्ट्स लॉ वही है कि वेपर प्रेशर कितना क्रिएट होगा वो उसके मोल फ्रैक्शन के ऊपर डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसको भी बोलते हैं राउल्ट्स लॉ टू लिक्विड्स के लिए। दो वोलेटाइल लिक्विड के लिए अगर बोले राउल्ट्स लॉ का फॉर्मूला लिखिए तो क्या हो जाएगा, यही फॉर्मूला है दो वोलेटाइल लिक्विड के सॉल्यूशन के लिए। पीटी इज इक्वल टू पी ए नॉट जीटा ए प्लस पी बी नॉट जीटा बी। पी ए नॉट पी बी नॉट याद रखना है प्योर का है ना। प्योर का मतलब अगर उसको आप अकेले लेते तो वो वेपर प्रेशर क्रिएट करता। चलिए, नोट हो गया सबका, धीरे धीरे चल रहे हैं, प्यार से एकदम, ज्यादा दौड़ा नहीं रहे आपको, आराम आराम से। ग्राफ बना रहे हैं, हमेशा ग्राफ एक डायरेक्शन से बनता है। यहाँ पे दो सब्सटेंसेस के ग्राफ, एक लेफ्ट से बनाएंगे एक राइट से बनाएंगे, है ना। तो थोड़ा सा इधर वेपर प्रेशर दिखा रहे हैं, लिखना नहीं, देखो ध्यान से। अगर प्योर ए लेते हो, क्या लेते हो, प्योर ए मतलब सॉल्यूशन नहीं, तो उसमें केवल ए होगा, बी तो होगा नहीं। तो मोल फ्रैक्शन की अगर बात करो तो ए का मोल फ्रैक्शन क्या आ जाएगा, अगर प्योर ए है तो मोल फ्रैक्शन क्या आ जाएगा, एक ही सब्सटेंस है तो मोल फ्रैक्शन 1 आ जाएगा, है ना। अगर हमने प्योर ए ले लिया तो एक्स भी तो 0 हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन बी है नहीं तो 0 है, तो ये वाला टर्म तो 0 बन जाएगा। एक्स से क्या बनेगा, अगर प्योर ए है तो एक्स से 1 हो जाएगा, क्योंकि अगर दो सब्सटेंसेस होते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं, काई ए प्लस काई बी का जो एडक्ट होगा वो 1 होता है। अब एक ही सब्सटेंस है तो पूरा पूरा वही 1 हो जाएगा, है ना। तो अगर आप देखो तो इस समय पी टोटल क्या आ जाएगा, पी ए नॉट इंटू 1 यानी कि पी ए नॉट आ जाएगा। ये बात पहले भी आपको बताई कि अगर केवल अकेला है तो वेपर प्रेशर कितना होगा, पी ए नॉट। तो यहाँ पे लेफ्ट में हम लोग रख लेते हैं काई ए इज इक्वल टू 1, यानी कि ये पॉइंट शो कर रहा है प्योर ए को, ठीक। अगर प्योर ए है तो वेपर प्रेशर कुछ होगा, पी ए नॉट, इस पॉइंट को पी ए नॉट बोलते, वेपर प्रेशर पे इस पॉइंट को पी ए नॉट, ठीक। अब यहां पे ले लो एक्स बी इज इक्वल टू 1 और इस पॉइंट पे एक्स इज इक्वल टू 1 है और एक्स बी क्या होगा, 0 होगा। इस पॉइंट पे अगर काई बी 1 लेते हो तो काई ए क्या होगा, 0। तो यहाँ पे वेपर प्रेशर किसकी वजह से दिखाई देगा आपको,
बी की वजह से दिखेगा, मान लो ये है पॉइंट ले लो, पी बी नॉट। बीच में हम लोग दिखाएंगे सॉल्यूशन का, सॉल्यूशन का मतलब इधर से इधर जाएंगे तो काई ए कम होगा और काई बी क्या होगा, बढ़ेगा। काई ए कम होगा 1 से धीरे धीरे, और काई बी क्या होगा, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 1 की तरफ जाएगा। इसका मतलब अगर हम लोग बोले तो यहां से अगर मैं इसको मिलाओ तो इस पॉइंट पे आके, क्योंकि ए 0 हो जा रहा है तो यहाँ पे प्रेशर ए के हिसाब से हमने 0 कर दिया, यहाँ पे प्रेशर ए के हिसाब से मैक्सिमम था तो क्या लिख दिया, पी ए नॉट। दूसरा ग्राफ इधर से बना सकते हैं, यहाँ पे केवल बी है तो प्रेशर पी बी नॉट है, यहाँ पे बी 0 हो गया, बिल्कुल बी का मोल फ्रैक्शन है ही नहीं, तो प्रेशर का हम क्या बना सकते हैं, ठीक है, दो ग्राफ बन गए। इन जनरली हम लोग ग्राफ कैसे बनाते हैं, एक तरफ से ही बनाते हैं। यहाँ पे ग्राफ हमने कैसे बना दिया, दो तरफ से बना दिया, एक तरफ ए को पूरा दिखा दिया प्योर, एक तरफ बी को प्योर दिखा दिया, और बीच में किसका है, सोल्यूशन का। सोल्यूशन का अगर हम देखेंगे तो हमें ये लाइन मिलेगी, सोल्यूशन का ये मिलेगा जो हमने एक्सप्रेशन लिखा है ना, पीटी। बात को समझ में आई? प्लीज वापस समझा दो। एकदम लेफ्ट, एक्सट्रीम लेफ्ट पे हमने बोला केवल प्योर ए को दिखाना चाह रहे हैं, बी को मिक्स नहीं किया है, तो यहाँ पे ए का मोल फ्रैक्शन 1 हो गया, बी का 0 है, तो जो प्रेशर आएगा वो केवल ए की वजह से आएगा। प्योर ए का वेपर प्रेशर हमने लिया है पी ए नॉट। इधर हमने दिखाया है केवल बी, ए को दिखाया नहीं है, ए को 0 माना है मोल फ्रैक्शन, तो इसमें जो प्रेशर आएगा वो बी की वजह से, तो पी बी नॉट। ये जो ग्राफ शो करता है वो ये शो करता है कि पी ए नॉट इज लेस देन पी बी नॉट। उल्टा केस भी हो सकता है, आपको उल्टा भी मिल सकता है। इस ग्राफ को देखने से पता चल रहा है पी ए नॉट की वैल्यू कम है, पी बी नॉट हाई है, तो पी बी नॉट की वैल्यू ज्यादा है। इसका मतलब अगर हम लोग देखें तो कौन ज्यादा वोलेटाइल है, कौन कम, बी ज्यादा वोलेटाइल हो गया क्योंकि उसका वेपर प्रेशर ज्यादा है ना। और बीच में हमने मिक्सिंग करी है, मतलब सोल्यूशन बनाया है, तो बीच वाला जो ग्राफ, जो लाइन दिखाई जा रही है वो क्या दिखा रही है, टोटल। बात ओके है? बोलिए बच्चों। यहाँ तक बात समझ आ गई? क्वेश्चन किया जाए? हा? इस पे सवाल आते हैं कभी कभी, तो कर लेते हैं। अभी 25 में भी आ गया था, कल ही मैं देख रही थी कोई पेपर। अभी ऑथेंटिक पेपर नहीं है अपने पास वैसे। सोल्यूशन कहाँ है, यही है। क्या हुआ, टॉपिक में मजा नहीं आ रहा है बच्चों? अच्छा टॉपिक नहीं है? कोई एनसीईआरटी लाया है? कोई महान आत्मा परमात्मा एनसीईआरटी लाए? कोई आत्मा परमात्मा एनसीईआरटी लाए हैं? कौन लाता है? हम्म,
चलो एक सवाल कर लेते हैं। पूरी लैंग्वेज नहीं लिखेंगे, टूटी फूटी लिखेंगे। मिक्सिंग कर रहे हैं हेप्टेन की और ऑक्टेन की। हेप्टेन और ऑक्टेन की मिक्सिंग कर रहे हैं। वेपर प्रेशर ऑफ टू लिक्विड कंपोनेंट आर, ये दोनों लिक्विड कंपोनेंट जो हैं इनके वेपर प्रेशर दे रखे हैं 105 किलो पास्कल और 45 किलो पास्कल। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑब्टेन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑब्टेन बाय मिक्सिंग ऑफ 25 ग्राम हेप्टेन and 35 gram octane will be। मोलर मास हेप्टेन का दे रखा है 100 और ऑक्टेन का दे रखा है 140। देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज में लिखा हुआ है, क्या लिखा है, वेपर प्रेशर ऑफ दिस एंड दिस, है ना। प्योर लिख के नहीं दिया है, वेपर प्रेशर दिया हुआ है। इसका मतलब ये इसको क्या एज्यूम करना है अपने को कि प्योर का दे रखा है। प्योर हेप्टेन और प्योर ऑक्टेन का दे रखा है वेपर प्रेशर, यानी कि पीए नॉट और पीबी नॉट दे रखा है। एक को अगर ए मान लो, दूसरे को बी मान लो, तो पीए नॉट पीबी नॉट दे रखा है। दोनों के ग्राम्स दे रखे हैं, मोल निकालेंगे, मोल फ्रैक्शन निकालेंगे और फिर पीटी निकालेंगे। मोल फ्रैक्शन निकालने आता है सबको, ऑनलाइन ऑफलाइन, बोलिए बच्चों। मोल फ्रैक्शन निकालने आता आता है मोल फ्रैक्शन। हाँ तो निकाल लीजिए दोनों का मोल फ्रैक्शन। सीधा सवाल है, बिल्कुल इजी, थोड़ी सी कैलकुलेशन है बट सीधे फॉर्मूला बेस। आपसे टोटली पूछ लिया। ऑनलाइन बच्चे भी करके आंसर बताएंगे।
कैलकुलेशन लंबी है। अप्रॉक्स वगैरह ले लो थोड़ा बहुत। चलो मैं करती हूँ, देखो है ना। 25 एंड 35 है ना। मोल्स निकालिए हेप्टेन के, आवाज नहीं करिए। 25 ग्राम है हेप्टेन का, मोलर मास कितना दिया था? 100 है ना। तो ये कितना बन गया आपका? 1/4। और ऑक्टेन का अगर निकालेंगे तो क्या बन जाएगा? इसको ऐसे ही 0.25 लिख लेंगे। ऑक्टेन का 35 है और 114 है, तो ये भी 4 टाइम्स जा रहा है क्या? कितना जा रहा है? 6 टाइम्स। नहीं डिविजिबल है। अप्रोक्स लिया जाए। एक 105 आ रहा है 3 टाइम्स। इसकी वजह से ही लंबा होगा। हाँ मैम। कितना आ रहा है? कैलकुलेटर से किया आपने? कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, हम तो कर रहे हैं, वो अलग बात है। 0.307 आ रहा है, तो 0.31 ले लेते हैं, है ना। तो आ गया, मोल आ गया, तो मोल फ्रैक्शन निकाल लें ऑक्टेन का। 0.25 डिवाइडेड बाई 0.25 प्लस 0.31, ये हो जाएगा ना। तो ये बन जाएगा आपका 0.25 डिवाइडेड बाई कितना? 0.56 है ना। तो 25/56 इसका बन गया। और दूसरे वाले का मोल फ्रैक्शन क्या आ जाएगा? ये तो हेप्टेन का था, दूसरा है ऑक्टेन। ऑक्टेन का क्या बन जाएगा? 0.31 डिवाइडेड बाई 0.56, तो 31/56 बन जाएगा, है ना। मोल फ्रैक्शन आ गए दोनों के। अब टोटल निकालें। पीटी निकालते हैं। मोल फ्रैक्शन ऑफ हेप्टेन लगाइए 25/56। और हेप्टेन का प्रेशर कितना दे रखा है? 10 10। तो टोटल किलो पास्कल में निकाल देंगे ना। कितना है? 10। और दूसरे वाले का 45 किलो पास्कल। ये हो जाएगा आंसर, तो किलो पास्कल में आ जाएगा आंसर। मैं बता देती हूँ आपको कितना आ रखा है इसमें। 72, 36, 96.2, 144.5, ये ऑप्शन है। और आंसर है आपका 72 किलो पास्कल। 72 किलो पास्कल आ। सेवनटीन कैसे आएगा?
इसको अगर अप्रॉक्सी भी लो, इसको 2 टाइम्स काटो और इसको अप्रॉक्सी लेके 2 टाइम्स काटो तो 2 से डिवाइड करोगे तो ये 52 के अराउंड आएगा, 52 पॉइंट कुछ, और ये आएगा 45 का हाफ, तो 52 प्लस 22 लगभग 70 के आसपास आएगा। मैंने 2 से कट कर दिया, 25 टू जा कर दिया 56 को, और 31 टू जा कर दिया इसको, अगर अप्रॉक्स लेते हैं तो अप्रॉक्स में ये आपका अप्रॉक्स लिया है, तो भी इसको हाफ करोगे तो 52 के करीब, और इसको हाफ करोगे तो 22 के करीब, तो 70 के आसपास आएगा आंसर। ऑप्शन इस तरीके से थे, 72, ऑप्शंस दूर दूर थे इसलिए थोड़ा सा अप्रॉक्सी ले सकते हैं। 36.1 है आपका, सही आ गया, और 96.2 है, और एक 144 पॉइंट कुछ है। थोड़ा अप्रॉक्सी मिलेंगे तो आएगा, क्योंकि आंसर जो है बहुत दूर दूर है, 72, 36 ऐसे दूर दूर आंसर है, तो थोड़ा अप्रॉक्सी। हाँ तो 72 लगा देंगे। बात क्लियर है? ऑनलाइन? यस मैम। कोई ऐसा तो नहीं फील कर रहा है कि मैम एक बच्चे का आ जाता है फिर मैम आगे निकल जाती है? ये कैलकुलेशन तो मोटी मोटी हो ही गई थी 0.31 तक की, ये वाली 0.25 हो गई थी, ये आपका 25/56 और ये 31/56 आ ही गया था अपना। फिर उसके बाद हम लोगों ने यहाँ प्रेशर लगा दिए, जिसका प्रेशर उसी का मोल फ्रैक्शन, प्लस जिसका मोल फ्रैक्शन उसका प्रेशर। अब यहाँ पे इसको 25 और 56 में अप्रॉक्स हमने इतना ही लिया है कि 25 टू जा 50 होता है, तो 1/2 ले लिया, 2 से इसको डिवाइड करोगे तो 52 के अराउंड आएगा, 105 को डिवाइड करोगे, और यहाँ पे भी अगर 2 टाइम्स ले लो तो 45 को आधा करोगे तो 22 पॉइंट कुछ आएगा, तो लगभग अपना। अगर आंसर बहुत क्लोज दे देते तो बिल्कुल फिर आपको जैसे 72, 74, 71 ऐसे दे देंगे, तब आपको बिल्कुल अप्रॉक्स ही नहीं लेना। आंसर भी देखते वक्त आंसर देख लेंगे कि अप्रोक्सीमेशन का चांस है या नहीं। 74 आया आपका, ज्यादा कैसे आ गया? कुछ वैसा अप्रोक्सी ले लिया। आपका क्या आया? तुम्हारा तो 17 में ही आ रहा है, डिजिट ही अपोजिट हो गई है। सी कहाँ आ रहा है? चलो भाई, एक और पहले छोटू सा टॉपिक कर लें, एक और जरा सा टॉपिक कर लेते हैं, इसी से रिलेटेड है, फिर उसके बाद क्वेश्चन। भाइयों और बहनों, एनसीईआरटी में टोटल प्रेशर के 2 या 3 क्वेश्चन दिए होंगे, उनको घर से जरूर करके लाना है, अभी क्लास ऑफ नहीं हुई है। अब देखो एक चीज समझो, ये कंटेनर बार बार बनेगा, इसके अंदर ए भी है बी भी है, तो ए की भी वेपर बन रही है और बी की वेपर भी बन रही है ना, दोनों का सोल्यूशन है, ए प्लस बी है, ए और बी का सोल्यूशन है, ए की भी वेपर है और बी की भी वेपर है। क्वेश्चन नहीं है, एक कंडीशन सिखा रहे हैं जिसका सवाल है, केस कह सकते हो। अभी हमने बोला पीटी निकाला, ध्यान से देख लो, लिखना बाद में, ये जो जीटा ए था ये था मोल फ्रैक्शन ऑफ ए
in the solution. सॉल्यूशन में A का कितना मोल फ्रैक्शन है, और इसी तरीके से ये जीटा बी जो था ये मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन द सॉल्यूशन। ठीक है, अब आप बोलोगे ये बात तो 2-3 बार तो बता ही चुके, अब क्यों बता रहे हैं। अब ध्यान से सुनिए, ये जो A है, जब A और B का सॉल्यूशन बना दिया, A और B की वेपर बन रही है, इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो गया, तो A B में A वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, और फिर वेपर भी किस में कन्वर्ट हो रही है, लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है। तो यहाँ पे तो A और B लिक्विड फॉर्मेट में है, लेकिन यहाँ पे A और B की वेपर होगी ना, ऊपर क्या होगा, A प्लस B की वेपर होगी, यानी कि कुछ मोल फ्रैक्शन A का वेपर में भी होगा और कुछ मोल फ्रैक्शन B का वेपर में भी होगा। तो ये वाला जो मोल फ्रैक्शन है, ये तो सॉल्यूशन के अंदर की रिलेशन निकाला है। अगर हमसे पूछ ले कि वेपर फेज में जो A है और B की वेपर है, उसका मोल फ्रैक्शन आपको निकालना है, तो कैसे कैलकुलेट आप करोगे, मतलब वेपर फेज में, इन वेपर फेज अगर हम बात करें मोल फ्रैक्शन ऑफ A और मोल फ्रैक्शन ऑफ B की, तो इसको हम लोग यहाँ पे काइए और जीटा A और जीटा B लेते हैं, यहाँ पे इसके लिए ऐसे y टर्म यूज करते हैं, वेपर लगाएंगे तो ऐसे y लिख देंगे। ये मोल फ्रैक्शन ही है, लेकिन ये किस फेज में है, वेपर फेज। A और B जितना वेपर में है, उसका मोल फ्रैक्शन को हमने क्या ले लिया, YA एंड YB ले लिया। अब ये YA और YB निकलता कैसे, ये देख लीजिए, बस एक फॉर्मूला ही याद रखना है, YA इज इक्वल टू PA बाई PT। PA बाई PT, PA क्या था, PA कैसे निकाला था हमने, PA नॉट, और ये PT क्या था, PT तो टोटल था, यही था ना। यानी वेपर फेज में अगर निकालना है मोल फ्रैक्शन किसी का, तो उसका प्रेशर, वो कितना प्रेशर क्रिएट कर रहा है, वो डिवाइडेड बाय टोटल प्रेशर, वो कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है डिवाइडेड बाय टोटल प्रेशर। इसी तरीके से अगर ये बी का निकालना है तो क्या हो जाएगा, पीबी बाई पीटी। पीबी कैसे निकाला था, पीबी नॉट, टोटल तो वही है, निकाल लेंगे। कभी कभी ये वेपर वाला भी पूछ देते हैं, कभी कभी वेपर फेज में कितना मोल फ्रैक्शन है वो भी पूछ देते हैं, उससे भी सवाल बन गया। क्योंकि ए और बी जो है वो लिक्विड में तो है ही, वेपर में भी तो जा रहा है। चीजों को दिमाग में बैठाना है और चीजों को कैसे याद रखना है, बिल्कुल। कौन याद रखता है घर में, मतलब सबके घर में अलग अलग लोग होंगे, लेकिन एक क्या होता था, क्या बोलते थे, तोता होता है ना, तोते की तरह याद रखना है, बिल्कुल। प्योर का पीए नॉट, ए का पीए, पीए इज इक्वल टू पीए नॉट इंटू का ये सोल्यूशन में है, वाई लगाएंगे तो किस में आ जाएगा, वेपर में,
वेपर में निकालने के लिए जितना प्रेशर उसका था डिवाइडेड बाय टोटल प्रेशर, खेल खत्म और पैसा। एक सवाल करेंगे इस पे और फिर उसके बाद तब आपकी फिजिक्स की क्लास है आपकी। बहुत ही अच्छे बच्चे हैं आप, मुझे पता है, बहुत ही बढ़िया सवाल करके आप नोट हो जाए तो बोल दीजिएगा। एसी बंद कर दिया जाए क्या? कुछ लोगों को ठंड तो नहीं लग रही है? कुछ ऐसे दिख रहे हैं जैसे अकड़ रहे हो। जल्दी जल्दी करिए, थोड़ा फास्ट कर लीजिए। जल्दी, ये बहुत धीरे लिखते हैं ये आगे की लाइन। सबने लिख लिया। चलिए बढ़िया से सवाल करते हैं। ए और बी हैं किसी सॉल्यूशन में, है ना? इसका सॉल्यूशन है और आपको दे रखा है प्योर ए का प्रेशर और प्योर बी का। प्योर ए का वेपर प्रेशर दे रखा है और प्योर बी का वेपर प्रेशर दे रखा है क्वेश्चन में। प्योर ए का है 7 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ पास्कल और प्योर बी का दे रखा है 12 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ पास्कल। तो इतना समझ आ गया आपको? पी ए नॉट और पी बी नॉट क्या है आपको मालूम है? ठीक है। अगली कंडीशन दी है कंपोजिशन ऑफ वेपर इन इक्विलिब्रियम with solution containing 40 mole% of A at this temperature options 0.76 0.24 काई ए काई बी की वैल्यू दे रखी है, 4 वैल्यूज हैं। हम्म
40 मोल परसेंट का मतलब है 40 मोल परसेंट ऑफ ए का मतलब है कि अगर टोटल 100 मोल्स हैं ए और बी के, तो उसमें ए के मोल्स कितने हैं 40 और बी के मोल कितने हो गए 6। मोल परसेंट लिखा है ना आंसर। आंसर बी है। आ गया। कैसे निकाला कोशिश कीजिए, अब मोल्स तो पता ही लग गए, अब कोशिश कीजिए। अब तो आंसर भी बता दिया आपको। क्या सी आ रहा है? हमारे पास तो बी आ रहा है आंसर। ट्वेंटी फाइव के सवाल में निकल गया। क्या आ रहा है सी? क्या लगाया आपने? ऊपर की लैंग्वेज नहीं पढ़ रहे हैं क्वेश्चन की? कंपोजिशन ऑफ वेपर इन इक्विलिब्रियम विद सॉल्यूशन। कंपोजिशन ऑफ वेपर का मतलब है वेपर में जो मोल फ्रैक्शन मोल है वो दे रखे हैं 40 मोल परसेंट। वाई भी निकलेगा उससे, वाई भी निकलेगा उससे जो आप 40 मोल परसेंट से यूज कर रहे हो। आपको एक्स से एक्स भी निकालना है, जीटा ए जीटा भी निकालना है। वाई भी किससे निकलेगा? वेपर फेज का मोल दिया हुआ है 40%। वो मोल किसके दे रखे हैं? वेपर के दे रखे हैं, यानी वेपर का मोल फ्रैक्शन निकलेगा, उसको लगा के निकालोगे तो। और आपको निकालना क्या है? ये वाला। ये वेपर का कंपोजिशन है ना ये, यानी कि वाई और वाई भी निकलेगा इससे 40/100 करोगे तो। और आपको निकालना क्या है? जीटा ए एंड जीटा बी, यानी कि वो निकालना है सॉल्यूशन में कितना मोल फ्रैक्शन है।
हाँ, पी ए नॉट दे रखा है, पी ए नॉट पी। अभी मैंने आपको फॉर्मूला सिखाया था वाई ए वाई बी निकालने का, बट इसमें क्वेश्चन में शुरू में ही वाई ए वाई बी निकल जा रहा है 40 मोल% से। अब आपको निकालना क्या है, जीटा ए जीटा बी। निकाला जाए, नहीं निकल रहा, चलो कोशिश करें। फिजिक्स की भी क्लास होगी ना आपकी, 5-5 हो गए। एक बार ट्राई करके आना, मैं वो बता देती हूँ आपको, इसका वो की पॉइंट। आंसर बी है। एक की पॉइंट देख लो, वाई ए और वाई बी तो आपने निकाल लिया इसी से, मोल से, है ना? देखो ध्यान से। अब आपके पास पी टी इज इक्वल टू था पी ए नॉट एक्स ए, और ये क्या था, पी बी नॉट एक्स बी, है ना? ये वाला जब टर्म लगाना ना, नीचे वाला जब टर्म लगाओगे, आप पीटी लगा रहे हो ना नीचे वाई ए के लिए, तो इसमें पी ए नॉट एक्स ए और पी बी नॉट एक्स बी की जगह लगा देना 1 - एक्स ए, तो एक टर्म बन जाएगा ना। पहले एक बार में एक्स ए निकाल लो, फिर एक्स बी निकाल लो, जो नीचे फॉर्मूला लगा रहे हो उसमें ये यूज कर लेना एक्स बी की जगह। ठीक है, आज की क्लास आपके करते हैं। मैम आंसर कौन सा ऑप्शन? आंसर बी है, क्योंकि फिजिक्स की भी क्लास है ना। अब